बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, हमने एफएम रेडियो बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ पॉडकास्ट आपको पता करते हैं और कोलैबोरेशन भी करते हैं। तो आज जो है ये मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि वकला हज़रात के बारे में है कि हमारे माशरे में ये एक जो प्रोफेशन है वकालत का, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक वकील ही है जो कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर और उसको इंसाफ लेके देता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी थी और आम आम आवाम जो है उनके नॉलेज में ये चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी थी। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर आज जो मैंने ये जो टॉपिक चूज़ किया है वो ये है कि जो एक परसेप्शन बनी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो जिसने काला कोट पहना हुआ है वो कोई मतलब है कि मतलब है एक मतलब उसको वो बड़ा कोई ऐसे लड़ाई झगड़े वाला बंदा है और मतलब है उससे डर के रहना है और ऐसी बात नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली जो कानून है उसमें तमाम जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं और रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। तमाम इंसान बराबर हैं, उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जो वकला हैं वो भी इक्वली मतलब है लॉ के अंडर आते हैं और वो लाइबल हैं अगर वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं। देखें डियर फ्रेंड्स, एक लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड द बार काउंसिल्स एक्ट 1973 जो है वो एक कानून है जो कि वकला के कंडक्ट और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से वो डील करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इसको जानेंगे कि अगर कोई वकील जो है वो मिसकंडक्ट करता है, वो किसी भी किस्म का मिसकंडक्ट हो सकता है और वो जो है फ़र्ज़ किया आप उसको हायर करते हैं अपना कौंसल के तौर पे और वो अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभाता और आपको मतलब है मतलब वो जो आपने उसको जिस सर्विस के लिए मुंतखब किया है वो उसको पूरा नहीं करता या किसी भी किस्म का ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं। एक वकील के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमारी आम आवाम को ये नहीं पता कि हमने कंप्लेंट कहाँ करनी। एक वकील साहब के ख़िलाफ़ एक वैलिड रीज़न के साथ कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं अगर तो वो वकील साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं या एक एडवोकेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने अगर उनके ख़िलाफ़ शिकायत कंप्लेंट करनी है तो आप उस प्रोविंशियल बार कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगे जिस प्रोविंशियल बार कौंसिल में वो इनरोल है। ये तो पता ही लग सकता है कि किस बार कौंसिल में वो इनरोल है। आपने वहाँ पे कंप्लेंट करनी है और कंप्लेंट जो है वो वैलिड रीज़न के साथ होनी चाहिए और एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस है जो कि कंप्लेंट के साथ लगती है, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो एक बता देता है फ़ीस और उतनी फ़ीस आपने अदा करके कंप्लेंट फ़ाइल कर देनी है। अब जब आपने प्रोविंशियल बार कौंसिल के अंदर एक कंप्लेंट फ़ाइल की एक वकील के ख़िलाफ़, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि उसका एक प्रोसीजर है और उसके अंदर वकील साहब को भी मौका दिया जाता है और जो आपके दूसरी पार्टी होती है कंप्लेनेंट उसको भी मौका दिया जाता है। अब होता ही है कि आपने कंप्लेंट जैसे ही फ़ाइल की, अगर तो वकील साहब, मैंने एक चीज़ भूल गया था कि अगर वकील साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है तो आपने पाकिस्तान बार कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करनी है। अब होता ही है कि आपने बिल फ़र्ज़ एक इस्लामाबाद बार कौंसिल का एक वकील था जहाँ वो इनरोल था और उसके ख़िलाफ़ आपने कंप्लेंट वहाँ फ़ाइल कर दी। अब जब आपने कंप्लेंट फ़ाइल कर दी है तो होता ही है कि जो आपकी इस्लामाबाद बार कौंसिल है उनके उसके अंदर एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है और साथ ही एक ट्रिब्यूनल भी फॉर्म किया जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द इस्लामाबाद बार कौंसिल और ट्रिब्यूनल भी उधर एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी में वो जो मेंबर्स इलेक्ट हुए होते हैं प्रोविंशियल बार कौंसिल या इस्लामाबाद बार कौंसिल के, वो उसमें शामिल होते हैं। वो एक पहली कमेटी कंस्टिट्यूट होती है और इस जो आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी की तो ये बात होगी, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के अंदर भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल बार कौंसिल भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद बार कौंसिल की भी अगर बात कर लें वो भी होते हैं और साथ साथ एक जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है उसको नॉमिनेट करता है, वो भी उस जो है ट्रिब्यूनल का हिस्सा होता है। तो हमने समझा कि दो फॉरम्स हैं, एक डिसिप्लिनरी कमेटी और एक ट्रिब्यूनल ऑफ द बार कौंसिल।
अब जब आपके पास कोई भी मैटर आपने फाइल की कंप्लेंट, तो जो प्रोविंशियल बार काउंसिल में आपने कंप्लेंट फाइल की है वो सीधी चली जाती है डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। अब डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है उसके पास क्या पावर्स हैं, वो तो या तो चाहे तो वो समैरीली रिजेक्ट कर दे उस कंप्लेंट को। एक कंप्लेंट आई, उसने उसको समैरीली रिजेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि वो या तो इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी करने के बाद अगर वो ये समझती है कि केस बनता है, एक एलिगेशन सही है, तो वो उसको मामले को रेफर कर देते हैं ट्रिब्यूनल को। वो जो हमने डिस्कस किया है कि ट्रिब्यूनल जो इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर और जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के ऊपर मुश्तमिल होगा, उधर वो रेफर कर देती है। दो चीज़ें होंगी, या तो वो रेफर कर देगी या फिर वो डिसमिस कर देगी। अब लेट सपोज उसने रेफर कर दिया एक मैटर आपके जो है ट्रिब्यूनल। अच्छा, ट्रिब्यूनल को जो मैटर रेफर हुआ, तो आगे फिर 43 एक सेक्शन है लीगल प्रैक्टिशनर्स इन द बार काउंसिल एक्ट 1973 का, वो प्रोसीजर ऑफ द इंक्वायरी के बारे में जिक्र करता है कि इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा जो कि ट्रिब्यूनल अडॉप्ट करेगा। अब होता ये है कि ट्रिब्यूनल के पास जब मामला गया, तो वो सबसे पहले तो दोनों पार्टीज़ को एक नोटिस इशू करता है, और एडवोकेट जनरल इन केस ऑफ प्रोविंशियल बार काउंसिल की बात अगर की जाए, तो एडवोकेट उधर अगर कंप्लेंट फाइल की गई है तो एडवोकेट जनरल को भी वो नोटिस सर्व करेगा कि ये तीनों बंदे, यानी एडवोकेट जनरल, कंप्लेनेंट और एडवोकेट साहब जिनके खिलाफ शिकायत हुई है, इन तीनों को फ़लाँ जगह फ़लाँ डेट पे पेश होना है आपने। वो अपने सामने ट्रिब्यूनल उनको कॉल करता है। अब ट्रिब्यूनल ने जब उनको कॉल कर लिया तो उनको प्रॉपर मौका देता है कि आप अपना अपना एविडेंस लेके आएँ। दोनों पार्टीज़ के एविडेंस को सुनने के बाद वो फैसला करते हैं। अब ट्रिब्यूनल जो है उसके पास ये पावर्स भी हैं कि वो कंप्लेनेंट को ये कह सकता है कि तुम सिक्योरिटी जमा कराओ, मतलब है सिक्योरिटी जमा कराने को भी कह सकता है, और दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी एज कॉस्ट उसको हम बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे वो ये है कि ट्रिब्यूनल का जो है ना, किसी ट्रिब्यूनल के एक मेंबर को जो जस्टिस साहब मौजूद होते हैं वो नॉमिनेट या उनको पावर दे देते हैं कि आप ही प्रिलिमिनरी इश्यूज़ को भी एड्रेस करें और इनको सॉल्व करें और इनको मतलब है डिटरमाइन करें, और साथ साथ जो आपके जो एविडेंस है उसको भी आप मतलब रिकॉर्ड करें। ये दो चीज़ें। और साथ ही अब हम आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो आपका ट्रिब्यूनल है वो इस नतीजे पे आफ्टर द हियरिंग ये पहुंचता है कि मतलब है हियरिंग के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ, वकील साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत है उसके ऊपर मतलब ठोस जो हैं वो शवाहिद मौजूद हैं और वो जो शिकायत है वो सही है। तो वो दो काम कर सकता है, या तो मतलब है कि वो बेसिकली इसमें ये कर सकता है कि वो उनको वकील साहब के ख़िलाफ़ सज़ा हो सकती है। सेक्शन 41 में हमें सज़ाएं बताई गई हैं। रेप्रीमांड किया जा सकता है, वकील साहब को सस्पेंड किया जा सकता है किसी मुद्दत के लिए, जो कि मुद्दत जो है वो डिफ़ाइन करेगा प्रोविंशियल बार काउंसिल का ट्रिब्यूनल अपने फ़ैसले के अंदर, और वो मुद्दत जो है वो डिफ़ाइन की जाएगी कि इतने मुद्दत तक वकील साहब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सस्पेंड है। तीसरे नंबर पे रिमूव्ड फ्रॉम प्रैक्टिस भी हो सकता है कि वकील साहब को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए प्रैक्टिस से, वो क्या अब वकालत कर ही नहीं सकते। ये तीन तरह की चीज़ें, कंपेंसेशन भी दी जा सकती है और फाइन भी दिया जा सकता है। अगर सीवियर केसेस हो तो इम्प्रिजनमेंट का भी हो सकता है। अब हमने क्या समझा कि अगर तो ट्रिब्यूनल फैसले पे पहुंचा कि हाँ केस बनता है तो वो सज़ा देगा, और सज़ा जो है जो हमारा वकला का एक जहाँ वो रोल ऑफ द एडवोकेट होता है, जहाँ पे नाम लिखे होते हैं और इनरोलमेंट लिखी होती है और डेट ऑफ इनरोलमेंट लिखी होती है, उसके आगे सज़ा भी लिखी जाएगी कि यार इस वकील जो है इसको ये सज़ा मिली है, उसके नाम के आगे ये सज़ा लिखी जाती है। और जो सर्टिफिकेट होता है वो अंडर सेक्शन 36 वो रिकॉल कर लिया जाता है इन केस ऑफ सस्पेंशन और रिमूवल फ्रॉम प्रैक्टिस। ये तो था कि सज़ा अगर केस मौजूद था, एविडेंस मौजूद था और उनको सज़ा दे दी गई। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तो एविडेंस नहीं था, वो डिस्पोज ऑफ करते वक्त जो ट्रिब्यूनल है वो ये करेगा कि उस जो कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर देगा कि भाई आपकी कंप्लेंट नहीं बनती थी। तो हमने ये समझा कि ट्रिब्यूनल के अंदर प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है। अब सेक्शन 44 ये कहता है कि कॉस्ट भी लगाई जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां मैंने आगे अर्ज़ की है शुरू में कि लॉ जो है वो आपको राइट्स देता है तो वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और इसी तरह
आपको ये भी नहीं है कि आप जो हैं कि आप मुराद है कि किसी के ख़िलाफ़ गलत कंप्लेंट फ़ाइल करते रहें, ये नहीं आप कर सकते। अब होता यह है कि अगर तो एक बंदे ने किसी वकील साहब के ख़िलाफ़ गलत कंप्लेंट फ़ाइल कर दी तो सेक्शन 44 बोलता है कि आप जो ट्रिब्यूनल है वो एक तो ये है कि वो कॉस्ट लगा सकता है उस पार्टी के ऊपर कि जिसने कंप्लेंट गलत फाइल की है कि भाई तुमने फॉल्स कंप्लेंट की है तो तुम्हारे पे ये कॉस्ट लगती है, तुम ये कंपेंसेशन के तौर पे ये अमाउंट अदा करो वकील साहब के साथ। और वकील साहब जो हैं वो ये भी हक अपना रखते हैं कि वो अपनी बाकी जो रेमेडीज़ अवेलेबल बाय लॉ हैं उनके पास, वो उनको भी अवेल कर सकते हैं कि जी इस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट की, लाइक डेफेमेशन या जो भी, वो हर तरह की रेमेडीज़ अवेल कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 44 के मुताबिक कंपनसेशन भी दी जा सकती है वकील साहब को कि अगर वेक्सिशियस या फॉल्स क्लेम्स कोई कंप्लेनेंट फाइल करता है कंप्लेंट इस बेस पे। अब होता यह है कि जो आपका ये हमने समझ लिया, जो डिसिप्लिनरी कमेटी या ट्रिब्यूनल होता है अंडर सेक्शन 45 उनके पास वही पावर्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास हैं अंडर सीपीसी, जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, विटनेसेस को एग्जामिन करना, विटनेसेस की अटेंडेंस को मतलब इंश्योर करना, और कमीशन इशू करना, इशू करके एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को पॉसिबल बनाना। ये सारी पावर्स उनके पास हैं और ये जो प्रोसीडिंग है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स काउंट की जाएंगी अंडर पीपीसी के सेक्शन 193 और 228 के मुताबिक। अच्छा, अब हो गया कि सेक्शन 46 के अंदर डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल के बारे में जिक्र किया गया। अब पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो हमें पता है कि इसमें सेक्शन 46 के अंदर बताया गया कि कोई एक कंप्लेंट जो कि प्रोविंशियल बार कौंसिल के ट्रिब्यूनल या डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, पाकिस्तान बार कौंसिल उसको विड्रॉ कर सकता है, अपने पास बुला सकता है कि यानी कि कंप्लेंट वो अपने पास मतलब है ले सकता है कि इस कंप्लेंट का फैसला मैं करूँगा, पाकिस्तान बार कौंसिल। तो पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसकी जो ये ऐसे करेगा तो वो सेक्शन 43 के अंदर जो पावर्स हैं ट्रिब्यूनल के पास, उस तमाम की तमाम पावर्स डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल के पास भी फिर वो होंगी। और जो सेक्शन 43 के अंदर जिक्र है एडवोकेट जनरल का, यहाँ वो जिक्र होगा अटॉर्नी जनरल का। और साथ ही जो आपके सेक्शन 46 के अंदर ये बात बयान कर दी गई है कि जो आपका प्रोसीजर और ये, और अलबत्ता ये बात है कि जो आपका फैसला होता है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल, इट शैल बी मतलब है उसके जब अप्रूवल हो जाएगी पाकिस्तान बार कौंसिल की तब वो उसको माना जाएगा। यानी कि हर फैसले के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की जो है अप्रूवल चाहिए होती है। कोई भी अगर डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला किया ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल तो इसमें अप्रूवल चाहिए होती है। अब हम इसको सिंपल करके सेक्शन 47 के अंदर बात करेंगे और 48 का ज़रा थोड़ा सा जिक्र करेंगे। देखें, प्रोविंशियल बार कौंसिल के अंदर एक बंदे के ख़िलाफ़ उसने फ़ैसला दे दिया प्रोविंशियल बार कौंसिल ने। अब उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कि वो अपील फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज। किसके पास? जो आपका है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल, उधर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। प्रोविंशियल बार कौंसिल के फैसले के खिलाफ आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं इन द मतलब उसके ट्रिब्यूनल ऑफ द प्रोविंशियल बार कौंसिल के फैसले के खिलाफ आप डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर एक अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर साथ ही अगर हम अपील टू द सुप्रीम कोर्ट की बात करें सेक्शन 48, तो उसमें यह जिक्र है कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। देखें, 3 केसेस में अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। फॉर एग्जांपल सेक्शन 46 के अंदर 46(3) के अंदर, यानी कि आपका एक डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल ने फैसला कर दिया तो उसके खिलाफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट होगी। दूसरे नंबर पे जो आपका मैटर आया था प्रोविंशियल बार कौंसिल के ट्रिब्यूनल से फैसला हो के आपने फाइल की अपील 48 के अंदर इन द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल, उसका जो फैसला आता है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसले के खिलाफ आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ट्रिब्यूनल ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ भी आप अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 60 डेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये बेसिकली आज जो है हमने ये सीखा है कि जो आपके वकला होते हैं उनके खिलाफ आपने कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है।
तो उम्मीद है कि आपको आज के ये जो आज का लेक्चर था और आज का जो सेशन था, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यानी कि अगर किसी ने भी काला कोट पहना हुआ है तो आप उसको ये ना समझें कि ये कोई मतलब है कि कोई ओबाश या कोई गुंडा या कोई बदमाश आदमी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत एक मोअज़्ज़िज़ लोगों का प्रोफेशन है और इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी बोला जाता है। तो मतलब है ये बहुत इसमें हमारे माशरे में वकला का एक बहुत अहम किरदार है। तो हमें इस तरह जज और लेबलिंग और टैग नहीं लगाना चाहिए। मतलब है कि हर प्रोफेशन में कुछ काली भेड़ें ज़रूर मौजूद होती हैं, लेकिन अगर हमें अपने राइट्स के बारे में पता है तो हम उनको प्रोटेक्ट भी करवा सकते हैं, उनको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। लेकिन मेरा यही मकसद है कि लोगों को, आम आदमी को अपने हकूक़ के हवाले से पता नहीं है। वो चुप कर जाता है, अपने राइट्स के ऊपर वो बोलता नहीं है और उसके लिए वो उनको इन्फोर्स कराने के लिए कोशिश नहीं करता। तो इस चैनल के ज़रिए हम बस यही कोशिश करते रहते हैं कि लॉ की अवेयरनेस आम आवाम को दी जा सके। तो आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।